हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, हम आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को यूनिट वाइज, राइट। तो इससे पहले वाला यूनिट नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। और लास्ट में एक मैराथन होगी आपकी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो एक गो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में मैं पूरी PDF जो है आफ्टर दिस कंप्लीशन दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना और PDF से वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो नोट्स को। और वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर चेकआउट करना। और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जो सब्सक्रिप्शन रेट है बहुत लो है। मोटिवेट करना चाहते हो मुझे तो बस एक ही काम करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर यूनिट 2 एज पर एनईपी यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली सारी यूनिट कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 2 के कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला इंडिविजुअल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेंगे, क्या होता है। पर्सनालिटी की बात करेंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिविजुअल के जो बिहेवियर को मोल्ड करती हैं, मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर को फ्रेम करती है, जैसे उसकी पर्सनालिटी हो गई, तो उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में समझेंगे, एक थ्योरी है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, परसेप्शन के बारे में, लर्निंग के बारे में और मोटिवेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हम करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ। इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मतलब कि हर एक पर्सन का बिहेवियर को अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। अकेले उसको स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ग्रुप में बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, उसका इंडिविजुअल लेवल पे क्या बिहेवियर है, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो टास्क परफॉर्म करता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है तो इसे कैसे हैंडल करता है, लोगों के साथ उसकी बातचीत कैसी है, इसे ही जब हम स्टडी करते हैं यही होता है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर बहुत सारे पर्सनल फैक्टर से होते हैं। जैसे मेरा बिहेवियर कैसा है, वो किस चीज़ से, किस फैक्टर से बना हुआ है, कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। आप कहोगे कि आप कहते हो ना किसी का बिहेवियर बहुत रूड है, तो रूड है मतलब क्या, उसका पर्सनैलिटी में वो जो ट्रेट है वो रूड है, ठीक है। वो उसका जो कह सकते हैं चीज़ों को लेके एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, या मूड जो है वो हमेशा रूड या एंग्री मोड में रहता है, तो हम कहेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो हमेशा एग्रेसिव पर्सनैलिटी का पर्सन है, वो हमेशा वो एक रूड पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी हो गई हमारी, एटीट्यूड हो गया हमारा, मूड हो गया हमारा, बैकग्राउंड हमारी, मतलब कि हमारा एजुकेशन कैसा है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये सब हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को फ्रेम करते हैं। हमारी एजुकेशन जैसी होगी हम वैसे ही बातचीत करेंगे, वैसे ही चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो वही हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे सोचने की स्टाइल क्या है, हमारी थिंकिंग कैसी है, वो हमारे बिहेवियर को क्या करता है, फ्रेम करता है। तो हमारे बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर बनाते हैं, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, हमारा मूड कैसा रहता है, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, और हमारी सोचने की स्टाइल कैसी है। सिंस एवरी पर्सन इज डिफरेंट, देयर बिहेवियर एट वर्क इज ऑल्सो डिफरेंट। ऑफ कोर्स हर इंसान क्या है, डिफरेंट है। तो जब हर पर्सन डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट है, तो उसका काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा। और जो भी काम करने का तरीका होगा वो डायरेक्टली क्या इफेक्ट करेगा, कि वो किस तरीके से सोचता है, कैसे अपने काम को करता है, टास्क कैसे परफॉर्म करता है, ऑफिस में सिचुएशन में कैसे एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि हमारा जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही हम अपने चीज़ों को करेंगे हमारे वर्क प्लेस पे भी। मान लो हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हम हमेशा एंग्री मोड में रहते हैं, तो कोई भी ऐसे मान लो सिचुएशन आई ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नया चेंज आया, तो हम एंग्री मोड में चले जाएंगे और लड़ने लग जाएंगे कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, हमारी जॉब चली जाएगी, फलाना और, ठीक है। कंप्लीट कर दिया आपने, आई गेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम बात करें पर्सनैलिटी, देखो इंडिविजुअल बिहेवियर को कौन क्या क्या फैक्टर हमने देखा अफेक्ट कर रहे हैं, या हमारी इंडिविजुअल बिहेवियर को कौन कौन चीज़ें बना रही है, हमारे बिहेवियर को क्या बनाना है, हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी क्या है, तो हम आएंगे सबसे पहले कि पर्सनैलिटी क्या होती है। Personality in OB refers to the unique set of trait, behavior and characteristic that shape a person thinks, feel and act at work. Personality basically हमारा क्या यूनिक फीचर है, हमारा क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हमारे बिहेवियर में यूनिक है, जो हमारी सोच को, हमारी चीज़ों को फील करने के तरीके को और हमारे काम करने के तरीकों को क्या करता है, फ्रेम करता है। कहते नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी, कहते हैं उस पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी अच्छी है मतलब कि उसका जो बिहेवियर है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हम कह रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और वही क्वालिटीज़ की वजह से वो वैसा सोच रहा है, वो वैसा फील करता है। कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी बहुत हम्बल है, ठीक है। मतलब कि वो उसका बिहेवियर, उसके जो ट्रीट है वो यही है, वो अपनी सोच में भी, लोगों को ट्रीट करने में भी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है।
तो ये होती है आपकी पर्सनैलिटी कि आपके अंदर यूनिक ट्रेड्स क्या हैं जो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं और आपको लोगों से अलग बनाते हैं। तो पर्सनैलिटी इज व्हाट मेक्स यू यू। पर्सनैलिटी वही है जो आपको वो बनाता है जो आप हो, कि कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है आप रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे आप इंटरेक्ट करते हो। जैसे कहते हैं धोनी की पर्सनैलिटी बहुत कूल है इन द सेंस कि उनका ये ट्रेट है, उनके अंदर ये फीचर है कि वो बहुत ही कामली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए वो सोचते भी हैं ठंडे दिमाग से, फील भी चीज़ों को, मतलब चीज़ों को लेते भी ठंडे दिमाग से ही, और एक्ट भी सिचुएशन में चाहे स्ट्रेसफुल हो तब भी वो बहुत ही कूली और कामली चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यू पर्सनैलिटी वही है जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है आपके अंदर, और यही आपको आप बनाता है, लोगों से अलग करता है। इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम क्यों पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ कि क्यों पीपल डिफरेंटली बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, क्योंकि जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, जिसके जैसे फीचर्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उन्हीं की वजह से ही वो वैसा ही बिहेव करेगा सिचुएशन में। और अलग अलग लोग अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अगर एक मैनेजर को पता चल जाए कि कौन मेरा पर्सन काम पर्सनैलिटी का है, कौन स्ट्रेस पर्सनैलिटी का है, तो हम उसको उसी तरीके से टैकल कर लेंगे, हम उसको उसी सिचुएशन में उसी तरीके से हेल्प करेंगे बाहर आने में। जैसे कुछ लोग होते हैं वो काम अंडर प्रेशर में काम रहते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेस हो जाते हैं। कुछ को टीम वर्क पसंद है, कुछ को अलग रहना पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो हमें समझ में आएगा कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो हम उसको उसी तरीके से क्या करेंगे, टैकल करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए भी ज़रूरी है पर्सनैलिटी को समझना। अब आता है फीचर्स क्या है पर्सनैलिटी के। पहला यूनिकनेस, हमने बात भी की थी कि हर पर्सन का पर्सनैलिटी जो है वो अलग है। इसका मतलब हर पर्सन के अंदर एक यूनिक ट्रेट है जो उसको दूसरे से क्या बना रहा है, अलग बना रहा है। दो लोग एक जैसा नहीं सोच रहे ना, एक जैसा बिहेव करते। इवन आपके जो ब्रदर सिस्टर है, आपका ब्लड रिलेशन है, आप लोग भी एक जैसा नहीं सोचते हो ना, एक जैसा देखते हो चीज़ों को। हम कहेंगे आप दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। इसका मतलब यूनिकनेस होता है कुछ ना कुछ आपके अंदर, वही आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम आउट करता है। जैसे रिया है एग्जाम्पल, उसको सोशलाइजिंग करना, लोगों से बात करना पसंद है, लेकिन उसकी बहन नेहा, उसको शांत रहना पसंद है। अब दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, दोनों की ये ट्रेट्स क्या है, डिफरेंट है, जो इन लोग को अलग बनाती है। और ऐसे ही हम कहेंगे पर्सनैलिटी। रिलेटिवली स्टेबल की पर्सनैलिटी एक दिन में, एक ही रात में नहीं बदल जाती है, मतलब कि रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम। अगर बदलती भी तो ग्रेजुअली स्लोली बदलती है, ठीक है, एकदम से नहीं बदलता, एकदम से चमत्कार नहीं होगा कि मान लो आप बचपन से कॉन्फिडेंट हो और एकदम से आके आप एकदम से एक रात में उठे और आपका कॉन्फिडेंस चला गया। तो अगर आप कॉन्फिडेंट बचपन से हो तो एडल्टहुड में भी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेप बाय इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी को इंटरनल अंदर के फैक्टर और बाहर के फैक्टर दोनों फ्रेम करते हैं, जैसे कि जीन्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, ठीक है। और आपके एक्सटर्नल फैक्टर लाइक फैमिली, सोसाइटी, सोशल, स्कूल एक्सपीरियंस जो भी है आपके, वो भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेट्स जो है वो लाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में पला पड़ा है वो ज़्यादा डिसिप्लिन होगा उन बच्चों से जो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में नहीं पले हैं, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पले हैं। तो आपके घर का कैसा माहौल है, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग के हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी पे वो एग्रेशन ये सब झलकता है, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड बिहेवियर, पर्सनैलिटी आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा पर्सन कैसे पर्सनैलिटी का है, उसके बिहेवियर से, उसके बिहेवियर से दिखेगा, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे वो डिसीजन ले रहे हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो लोगों को देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो बता देगा कि हमारे उनके अंदर पर्सनैलिटी कैसी है। अगर कोई काम पर्सनैलिटी का है तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहेगा, वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, तो हम कहेंगे ये पर्सन इस पर्सनैलिटी का है। नेक्स्ट है डायनेमिक, मतलब कि वाइल मोस्टली स्टेबल सम एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी कैन स्लाइटली चेंज, मतलब कि एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, पर्सनल ग्रोथ के साथ कुछ एस्पेक्ट जो है पर्सनैलिटी के वो बदल सकते हैं। पूरी पर्सनैलिटी नहीं बदलेगी, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट अगर आप उस पर काम करो, आपको वैसा एनवायरनमेंट मिले, तो आपके वो ट्रेट्स बदल सकते हैं। जैसे एक शाई पर्सन अगर उसको पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए, तो वो कॉन्फिडेंट बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो स्लाइटली आपके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डायनेमिक हो सकती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट वर्क एंड रिलेशनशिप। आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे बिहेव करते हो, काम और लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप कैसे काम में कैसे हो, कैसे वहाँ पे बिहेव कर रहे हो अपनी वर्क प्लेस में, और कैसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, उसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक ऐसा एम्प्लॉय जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, वो हमेशा टीम में काम करना पसंद करेगा और प्रॉब्लम को कामली हैंडल करेगा, क्योंकि उसकी वो पर्सनैलिटी है। तो काम में भी वो चीज़ें उसकी दिखने वाली हैं।
नेक्स्ट इज कैन बी मेजर, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, ठीक है, आप उसको मेजर कर सकते हो, लाइक बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑनलाइन भी आप सर्च करोगे आपको बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट मिल जाएंगे, अगर आप दे दोगे तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा कि आप किस पर्सनैलिटी को, तो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वीडियो देखने के बाद कर लेना। वाई इज पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनैलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है? आप पढ़ रहे हो ना, तो क्यों पढ़ रहे हो? पहला है हेल्प्स इन हायरिंग द राइट पीपल, हमें जैसे मतलब जॉब है, हमें चाहिए इस जॉब के लिए काम पर्सन चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत स्ट्रेस होने वाला है, तो हमें पता रहेगा कि हमें काम पर्सन हायर करना है, ठीक है, इसी पर्सनैलिटी का पर्सन चाहिए, तो हमें हायरिंग में हेल्प करती है। पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंस यही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि हम ऐसे ही पर्सन को हायर करेंगे जो हमारे उस जॉब के लिए सूटेबल होगा। अगर हम पर्सनैलिटी को समझ लेंगे कि हमें किस पर्सनैलिटी का पर्सन चाहिए, क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, तो एचआर उसी पर्सन को चूज करेगा जो उस जॉब के लिए सही होगा। इफ जॉब नीड टीम वर्क, अगर जॉब में चाहिए कि टीम वर्क है, तो हम ऐसे ही पर्सन की पर्सनैलिटी वाले लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो फ्रेंडली हों, टीम वर्क में इंटरेस्टेड हों और अकेले काम करना नापसंद करते हों। इम्प्रूव टीम वर्क, कि पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटी वर्क डिफरेंटली इन टीम। अगर आपको पता है कि अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं टीम में, ऑफकोर्स, तो अगर मैनेजर पर्सनैलिटी के बारे में वो रखेगा नॉलेज, उसको पता रहेगी, तो वो उसको हेल्प करेगा कि उसको पता रहेगा कौन सा पर्सन किस तरीके की पर्सनैलिटी का है और हमें उसको कैसे टीम में लाना है और उसके साथ टीम बनानी है, ठीक है। मान लो एक टीम है जहाँ पे क्रिएटिव थिंकर भी है और एक डिटेल ओरिएंटेड पीपल भी है, तो हम उन लोगों की टीम बना देंगे और वो एक बेटर टीम के साथ काम कर पाएंगे, बेटर टीम बना पाएंगे विद ऑल सिमिलर पर्सनैलिटी। तो अगर हम डिफरेंट पर्सनैलिटी को लाते हैं तो हमारी एक अच्छी टीम भी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग टीम के होंगे, तो कुछ मान लो किसके अंदर ट्रेड है कि वो नया सोचते हैं और कुछ का है कि वो डिटेल में डेप्थ में जाके सोचते हैं, तो हमारा काम दोनों तरीके से होगा, हम डिटेल में भी जाएंगे और हम न्यू में भी जाएंगे, तो टीम वर्क इंप्रूव हो सकता है। और लोगों की पर्सनैलिटी का अगर एक नॉलेज होगा, एक मैनेजर को पर्सनैलिटी की नॉलेज होगी कि कैसे पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो अफेक्ट करती है उसके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक बेटर तरीके से उस टीम को बिल्ड कर पाएगा। नेक्स्ट इज बेटर लीडरशिप, लीडर जो अंडरस्टैंड करते हैं पर्सनैलिटी को कि उनके टीम मेंबर की क्या पर्सनैलिटीज है, उनको पता होता है कि इस पर्सनैलिटी के कैसे पर्सन को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें गाइड करना है, कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है। मान लो एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही शाई है, तो उसको पता रहेगा एक लीडर को कि उसको पर्सनल इंकरेजमेंट चाहिए, ठीक है, उसको हमें इंकरेज करना है कि पर्सनल मतलब अकेले में इंकरेज करना है कि आप अच्छा कर सकते हो कि वो शाई है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है, तो पर्सन कॉन्फिडेंट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको तो हमें पब्लिक में ही प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि लोगों के सामने मेरी अप्रिसिएशन हो। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, एक पर्सन की अगर जो पर्सनैलिटी जॉब से मैच होती है तो ऑफकोर्स वो सेटिस्फाइड रहेगा। मान लो आपको ऐसे काम में मैंने डाल दिया जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो आप वहाँ पे डिससेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाओगे, या आप भी एग्री करोगे। इंप्रूव कम्युनिकेशन, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग अलग अलग तरीके से बातचीत भी करते हैं, अगर एक मैनेजर को ये पता चल जाए कौन सा पर्सन किस पर्सनैलिटी का है, तो हम वहाँ पे उससे ईजिली हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि ये पर्सन इस पर्सनैलिटी का ये ऐसे बातचीत करता है, तो हम उसको उसी तरीके से टैकल करेंगे, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सम पीपल लाइक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कुछ को पसंद है आप डायरेक्टली मुंह पे बोल दो कि ये ऐसे होना है, कुछ लोग को लगता है नहीं आप मुझे डायरेक्टली मत बोलो, आप हमें घुमा फिरा के बोलो, डायरेक्टली हमें सबके सामने आपको नहीं बोलना है। तो जब हमें पता रहेगा कि किसको किस तरीके की बातचीत पसंद है, तो एक मैनेजर उसको उसी तरीके से बातचीत करके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज हेल्प इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मतलब कि वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होती है पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से। ऑफकोर्स अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, तो क्लैशेस होंगे। तो वो भी क्या करता है, ये पर्सनैलिटी नॉलेज को यूज करता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाए। अगर दो एम्प्लॉय आर्ग्यू कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा तेज बोल रहा है और कौन सा पर्सन है जो स्लो है, तो मैनेजर समझ जाएगा कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कि इसको किस तरीके से हमें शांत कराना है, ठीक है। अगर हमें पर्सनैलिटी पता होगी कौन सा किस पर्सन, हमें पता है ये बहुत तेज है, ये बहुत लड़ने में आगे है, तो हम उस पर्सन को उसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बूस्ट प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय आर प्लेस्ड इन रोल्स दैट सूट देयर पर्सन, इससे पहले भी बात की कि हमें हायरिंग में राइट पर्सन को राइट प्लेस में प्लेस करने में पर्सनैलिटी अगर हमें पता है, नॉलेज है हमें, तो हेल्प मिलेगी। तो एम्प्लॉय को ऑफकोर्स आप उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको जॉब रोल में रख सकते हो और उसी तरीके से उसके बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर उनको उसी रोल में रखोगे जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो भाई वो अपना बेस्ट देंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। एक क्रिएटिव पर्सन को मार्केटिंग रोल में वो ज़्यादा आइडिया जनरेट करेगा, देन वो पर्सन जो क्रिएटिव आइडियाज़ या उसके अंदर आते ही नहीं है,
तो उसको मार्केटिंग में क्यों रखना? मार्केटिंग में तुम्हें कुछ नया सोचना होगा ना कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, क्या नया करें जिससे मार्केट हम कैप्चर कर लें। अपने ऐसे पर्सन को रख दे जिसको इस चीज़ में, टास्क में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिसको रूटीन वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो बता दिया है टाइम टेबल फॉलो करना है उसे फॉलो कर लेंगे, जो जैसे चल रहा है वैसा कर लेंगे, तो फिर वो चीज़ दिक्कत होगी। तो आप अगर उस पर्सन को उसी जगह रखते हो जो वो उस पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर ले जाओगे। नेक्स्ट इज फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करते हैं? तो पहला है हेरिडिटी, मतलब कि जीन्स। हम कुछ ट्रेड्स जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जीन्स के थ्रू, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारा टेम्परामेंट, जैसे कि हमारा इमोशनल बैलेंस। अब देखा होगा अगर पेरेंट्स काम और पीसफुल हैं तो बच्चों के भी चांसेस होते हैं कि वो काम हो रहेंगे, रेयरली होता है कि नहीं रहेंगे, बट मोस्टली देखा होगा कि शांत पेरेंट्स के बच्चे भी आपको शांत कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगे। तो हमारी पर्सनैलिटी को हमारी हेरिडिटी इफेक्ट करेगी। इन्वायरमेंट, हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारा स्कूल कल्चर। देखा होगा ऐसे बच्चों को अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट डाल दिया जहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट, बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर निकलेगा। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ सब लोग बहुत शांत हैं और जल्दी बातें बोलते नहीं है, तो बच्चा भी एकदम हिचकिचाता हुआ या अंडर कॉन्फिडेंट निकलेगा। तो हमारा इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर हमें बताता है कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें कैसे बिहेव करना, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमें फॉलो करना है। अगर किसी के कल्चर में वो खुल के बोलना इनकरेज किया जाता है तो वो पर्सन की पर्सनैलिटी वैसी होगी, वो खुल के बोलेगा। लेकिन अगर कहीं पे बोला जाता है कि हम्बल रहना है, चुप रहना, नहीं ज़्यादा बोलना है, तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी भी ऐसी होगी, वो दबा हुआ होगा। तो हमारा कल्चर भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। फैमिली एंड सोशल ग्रुप। हमारी फैमिली एंड सोशल ग्रुप, ऑफकोर्स हमारी फैमिली कैसे है, हमारे फ्रेंड्स, टीचर, पीयर ग्रुप्स वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अगर पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है तो चाइल्ड भी डिसिप्लिन पर्सनैलिटी का होगा। तो ये है। नेक्स्ट है सिचुएशन एंड लाइफ एक्सपीरियंस। हमारे मेजर लाइफ इवेंट, हमारे लाइफ में कौन कौन से इवेंट हुए, कौन कौन सी घटना हुई, कोई फेलियर, कोई सक्सेस, कोई ट्रॉमा इवेंट, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। कभी आपने देखो बहुत लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया होता है, ऐसा दुख भरी घटना हो गई होती कि वो हंसना छोड़ देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी एकदम डल हो जाती है, वो बोलते बहुत थे लेकिन अब चुप रहने लग गए हैं। तो सिचुएशन और लाइफ एक्सपीरियंस भी हमारी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। एजुकेशन भी हमारी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बिल्ड करता, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी सेव करता है, हमारी सोचने की क्षमता को भी मतलब शेप्स करता है। देखिए, एक वेल एजुकेटेड पर्सन एक ओपन माइंड का होगा, कॉन्फिडेंट होगा डिसीजन मेकिंग में। एक जो अनपढ़ है वो उतना ओपन नहीं होगा, उतनी अच्छी उसकी अप्रोच नहीं होगी, उतनी अच्छी मॉडर्न थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो उतना रूढ़िवादी में भी बिलीव कर रहा हो, पुराने ज़माने की चीज़ों में बिलीव कर रहा हो, क्योंकि वो उस चीज़ को लेके अवेयर है ही नहीं कि ये चीज़ें अब नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझेंगे, जो कि है ओशन। ये एक थ्योरी है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो ये कहती है कि हर पर्सन के अंदर 5 मेन ट्रेट होते हैं, 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें होती ही होती हैं। ये इन्हीं 5 ट्रेट की कॉम्बिनेशन से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, मतलब कि 5 चीज़ें हैं जो हर पर्सन के अंदर होती हैं, 5 ट्रेट्स हैं जो हर पर्सन के अंदर होती है, और वही उनकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो वो 5 बेसिक वेज क्या हैं, 5 बेसिक चीज़ें क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं जो एक पर्सन के अंदर होती है, वो हम देखने वाले हैं। पहला है ओपननेस। ओपननेस मतलब या तो पर्सन क्यूरियस होगा या तो क्यूरियस नहीं होगा। ठीक है, ओ से ओपननेस। ओपननेस मतलब या तो पर्सन क्यूरियस होगा या तो पर्सन क्यूरियस नहीं होगा। मतलब क्यूरियस मतलब या तो उसके अंदर होगा कि उससे नई चीज़ ट्राई करनी है, या तो मतलब क्रिएटिव होगा, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ये वाली एक अंदर से वो होगी कि समवन हु लव ट्रैवलिंग, पेंटिंग, लर्निंग न्यू स्टफ। या तो नहीं होगी कि कुछ नया नहीं ट्राई करना है, जो चल रहा है वैसे फॉलो करना है, कुछ नया नहीं सोचना है, जो चल रहा है वही चलना है। तो ये एक पहला ट्रेट होता है कि या तो आपके अंदर होगा या तो आपके अंदर नहीं होगा। ओपननेस, या तो कम क्वांटिटी में हो तो वो होगा। ठीक है, ओके, सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज परसेप्शन। इससे पहले हमने पर्सनैलिटी को समझा और अब हम पढ़ने वाले हैं परसेप्शन को लेके। ठीक है, तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मीन्स टू परसीव। ठीक है, बेसिकली हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसे हम कहते हैं परसेप्शन। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको किस तरीके से हम देख रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से हम समझ रहे हैं। और आपका ये जो परसेप्शन होता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो, उसको कैसे समझते हो, उसे कैसे कंक्लूजन निकालते हो, ये डिपेंड करता है या बेस्ड होता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके इमोशंस पे, बिलीव्स पे और बैकग्राउंड पे। ठीक है, अब देखो, आपका एक्सपीरियंस मान लो ऐसा रहा है हमेशा कि जब भी आपके बॉस आपको कॉल करते हैं तो आपको लगता है, मतलब हमेशा एक्सपीरियंस हुआ है हमेशा कि वो आपको कभी कोई ना कोई मतलब
एरोगेंटली डांटते हैं कि आपने ये खराब किया है, वो खराब किया है, तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो जब भी आपके बॉस का कॉल आएगा तो आप यही एज्यूम करके चलोगे, यही परसीव करके चलोगे कि इन्होंने मुझे डांटने के लिए ही कॉल किया है। और उन्होंने कॉल किया हो सकता है आपको अप्रिशिएट करने के लिए, बट आप उसको इस तरीके से क्यों देख रहे हो? बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, राइट? तो आपका बिलीव क्या है? मान लो आप कि हमेशा ऐसे बिलीव है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो उस चीज़ को लेके, आप इसी चीज़ में बिलीव करते हो कि कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें हमारे बेनिफिट के लिए आती है। तो अगर आप इस बिलीफ पे आपका ये बिलीव है तो कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में, तो आप उसको पॉजिटिवली ही देखोगे, उसको पॉजिटिवली ही अंडरस्टैंड करोगे और चीज़ों को उसी तरीके से इंटरप्रेट करोगे। तो परसेप्शन बेसिकली आपका चीज़ों को देखने का क्या नज़रिया है, चीज़ों को क्या समझने का नज़रिया है, वही होता है सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और आपको भी पता है कि दो लोगों का चीजों को देखने का, समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप एग्जांपल देखो कि दो एम्प्लॉयज हैं और बॉस ने दोनों को सेम फीडबैक दिया है, बट एक एम्प्लॉय को क्या लगेगा कि बॉस मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं इंप्रूव करूं, दूसरे को लगेगा कि इन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आपने काम ऐसे नहीं किया, आपको ऐसे करना था, तो उसको लगेगा ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जिस तरीके से काम किया इनको नहीं पसंद आया, ये मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। बट दूसरे वाले ने क्या सोचा कि नहीं, मैंने सही से नहीं किया, ये मुझे सिखाना चाहते हैं ताकि मैं आगे उस चीज को अच्छे से करूं। तो दोनों के लिए वर्ड्स तो, फीडबैक तो सेम था, बट दोनों का उस चीज को लेने का तरीका क्या था, अलग अलग था। तो यही होता है आपका परसेप्शन। और एक मैनेजर को परसेप्शन सबका क्या क्या है समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो लोगों को उसी के अकॉर्डिंग डील करेगा। लाइक अगर उसको पता है कि फीडबैक देने के बाद मेरा एम्प्लॉय ए हमेशा उसको नेगेटिव ही लेगा, तो हम उसको इस तरीके से ही फीडबैक फ्रेम आउट करेंगे जिससे उसको वो चीज इंसल्टेड फील ना हो, राइट। और अगर आपका एक एम्प्लॉय हमें पता है वो हमारी चीजों को पॉजिटिवली ही लेगा, तो हम उसको उस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं और उसको उसके बिहेवियर को उस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है फीचर्स क्या हैं आपके परसेप्शन के। आई थिंक मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, इसलिए मैं आज थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ अपने आप को। और अगर जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्लो जा रही हूँ, स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे यही कहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ और मैं जब पढ़ाने लग जाती हूँ तो मैं शायद तेज हो भी जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बताना कैसा है पेस। नेक्स्ट आता है परसेप्शन जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कि हर इंसान के अकॉर्डिंग परसेप्शन अलग अलग होता है, ठीक है। हम हर इंसान अलग अलग तरीके से अपनी वर्ल्ड को देखता है। हो सकता है किसी इंसान के लिए कोई टास्क सिंपल लग रहा हो, उसी टास्क को दूसरे वाले के लिए वो डिफिकल्ट हो, क्योंकि दोनों का लेने का तरीका, उस चीज को समझने का तरीका क्या है, अलग है। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आपका परसेप्शन जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। अगर एक स्टूडेंट का स्ट्रिक्ट टीचर रहा है स्कूल में, तो वो यही एज्यूम करेंगे कि सारे ही टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा से एक स्ट्रिक्ट टीचर ही देखने को मिले हैं। तो ये उसका परसेप्शन कैसे बना, ये बना उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। Selective in nature. If we only notice what we feel is important and ignore the rest. Like when you are angry, you notice food ads more than anything else. आपका परसेप्शन सेलेक्टिव होता है नेचर में। मतलब कि आप जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो, वैसी ही चीज़ों को हमेशा क्या करते हो, नोटिस करते हो और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर आप भूखे होते हो तो आप हमेशा खाने वाले एड्स को ही नोटिस करते हो, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है उस सिचुएशन में। तो आपका परसेप्शन डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो, है ना। अगर आप ऐसे जोन में हो जहाँ पे आपके अराउंड नेगेटिविटी ही है, तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही क्या करोगे, फोकस करोगे। नेक्स्ट है इट गिव्स मीनिंग टू सेंसरी इनपुट। परसेप्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट वी सी, हियर और फील। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या महसूस करते हो, परसेप्शन आपका उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। वी डोंट जस्ट सी अ रेड लाइट, वी नो इट मीन्स स्टॉप। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट देखते हो तो आपको पता होता है कि हमें यहाँ पे रुकना है, ठीक है। तो आपका सोचने का तरीका, ये सब चीजें आपको बताती हैं, समझने में हेल्प करती हैं कि जो आप देख रहे हो उसका मतलब क्या है आपके लिए, ठीक है।
कैन बी डिसऑर्डेड और रॉन्ग। ऑफ कोर्स आपका माइंड रॉन्ग जजमेंट एजम्पशन भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने जो भी परसेप्शन बनाया है वो हमेशा सही ही हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखते हैं तो हम सोचते हैं ये बहुत अच्छे हैं या ये इस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे जिसलिए जॉब के लिए अप्लाई किया है, बट आप बाद में जब इंटरव्यू लिखते हो तो आपको लगता है सिर्फ बाहर से ही थे और उनको आता कुछ नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो जजमेंट बनाया है, जो एजम्पशन किया है वो हमेशा सही ही हो। इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, हाउ वी परसीव पीपल और सिचुएशन अफेक्ट हाउ वी एक्ट। हम कैसे लोगों को या कैसे सिचुएशन को परसीव करते हैं वो हमारे एक्ट को असर डालता ही रहता है। अगर आप चीज़ों को, जैसे कोई सिचुएशन है, अगर आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हो तो आप पॉजिटिवली ही एक्ट करोगे। अगर आपको लग रहा है कोई टास्क बोरिंग है तो आप उसको अवॉइड ही करोगे। जैसे स्टूडेंट्स का क्या परसेप्शन होता है, ये पढ़ाई बोरिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट बोरिंग है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमें पढ़ना ही ना पड़े, है ना, बस पास हो रहे तो पढ़ ले रहे हैं। फिर continuous process, perception is not one time thing, it keep happening as we receive new information every second। of course perception ऐसा तो नहीं एक बार आपने किसी चीज़ को लेके परसेप्शन बना लिया वो खत्म हो गया, नहीं, जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आएगी, आप कुछ नया देखोगे, कुछ नया सुनोगे, वैसे वैसे आपका परसेप्शन भी क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है परसेप्शन का ओबी में। तो परसेप्शन मीन्स हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट पीपल, इवेंट एंड सिचुएशन। परसेप्शन का मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन अंडरस्टैंड करता है इवेंट, सिचुएशन। हमने पढ़ लिया ना, परसेप्शन का मतलब कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो, समझते हो, ठीक है। सिंस ओबी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ओबी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन्स हैं उनके बिहेवियर को समझ रहे हैं कि कैसे वो बिहेव करते हैं। तो परसेप्शन जो है वो लोगों के बिहेवियर को तो फॉर्म करता ही करता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज एवरीवन सीज थिंग डिफरेंटली, ठीक है, सब लोग चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है परसेप्शन की। तो हमें पता है कि सब लोग का परसेप्शन अलग अलग होता है, एक सेम सिचुएशन को दोनों लोग अलग अलग ले सकते हैं। जैसे बॉस ने फीडबैक दिया तो एक सोचेगा कि वो फीडबैक उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, दूसरे को लगेगा ये मुझे इसीलिए आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं करते इसीलिए वो मुझे ऐसा फीडबैक दे रहे हैं या मुझे हर चीज़ में बता रहे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ओबी का क्या है, हर इंसान को चीज़ों को देखने का डिफरेंट वे है। नेक्स्ट इज परसेप्शन ड्राइव्स बिहेवियर, पीपल रिएक्ट टू ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन नॉट द सिचुएशन इटसेल्फ। लोग, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग जो भी रिएक्शन देते हैं वो सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को लेके नहीं देते हैं, वो हमारे क्या सोच है उस सिचुएशन को लेके उसके अकॉर्डिंग देते हैं। सिचुएशन, क्योंकि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देते हैं तो हर पर्सन का परसेप्शन सेम होता, लेकिन हमारी क्या थिंकिंग है सिचुएशन को लेके, हम क्या उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। हो सकता है सिचुएशन पॉजिटिव हो बट आप नेगेटिव सोचते हैं, आप नेगेटिव एज्यूम करते हैं, इसीलिए आप उसकी सिचुएशन के लिए नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे कि इट हेल्प मैनेजर प्रिडिक्ट हाउ एम्प्लॉइज माइट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन सो दे कैन एडजस्ट देयर अप्रोच टू रिड्यूस नेगेटिविटी एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इसीलिए परसेप्शन क्या करता है, आपके मैनेजर को, हम लोग को जैसे एज अ मैनेजर हम काम कर रहे हैं तो हमें हेल्प करता है कि हम समझ पाएँ कि एक एम्प्लॉय या सारे एम्प्लॉयज़ हमारे अलग अलग सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अप्रोच को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे, जिससे हम उनको इस तरीके से समझाएं कि वो सिचुएशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग के भी अकॉर्डिंग पॉजिटिवली ही ले, नेगेटिविटी ना फैलाएं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कोई परसीव करता है कि टास्क अनफेयर था और वो उसको इसीलिए करने से मना कर देता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी उस सोच को बदल पाएं और चीज़ों को और अच्छा बना पाएं। तो हमें कैसे ओबी में हेल्प कर रहा है कि अगर हमें पता रहेगा कि कौन किस तरीके से चीज़ों को लेता है, उसी अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ढाल के उसको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। एवरी डिसीजन वी मेक इज बेस्ड ऑन हाउ वी सी द सिचुएशन, नॉट जस्ट फैक्ट। हम जितने भी डिसीजन लेते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, मतलब सिचुएशन क्या है या फैक्ट क्या है उस पर नहीं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, उसी के बेसिस पे हम सारे डिसीजन लेते हैं। हाउ इट हेल्प इन ओबी, इन ओबी परसेप्शन इज स्टडीड टू इम्प्रूव बेटर एंड फेयर डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर। हमें परसेप्शन हेल्प करता है कि हम बेटर डिसीजन मेकिंग करें,
ठीक है, जहाँ पे बायस ना हो हम और फेवरेटिज्म की तरफ ना जाएं। तो जब हमें पता रहेगा कि लोग कैसे चीज़ों को देख रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन को लेंगे, मतलब हम डिसीजन को लेंगे सिचुएशन को देखते हुए, ना कि सिर्फ फैक्ट्स को लेके। लाइक प्रमोटिंग समवन जस्ट बिकॉज दे सीम स्मार्ट, वो भी टीचर्स मैनेजर टू बेस इट ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। जस्ट आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है वो स्मार्ट है इसीलिए आप उसको प्रमोशन दे रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको हेल्प करता है कि आप उसके बिहेवियर को तो स्टडी करो कि वो एक्चुअल में क्या है और उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उसको क्या दो, डिसीजन मेकिंग करो, उसको प्रमोशन दो, इंस्टेड कि आपने बस एज्यूम कर लिया बाहर से देख के कि वो स्मार्ट लग रहा है तो इसको हम प्रमोशन दे दें। हो सकता है जो स्मार्ट नहीं लग रहा हो बेस्ट वो हुई हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा कि ये परसेप्शन आपके डिसीजन मेकिंग पे असर डालता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हाउ वी स्पीक, लिसन एंड रिएक्ट डिपेंड ऑन अ परसेप्शन ऑफ अदर पर्सन। हम किस तरीके से बोलते हैं, सुनते हैं, रिएक्शन देते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा क्या परसेप्शन है दूसरे पर्सन को लेके। इट हेल्प टीम अवॉइड मिसकम्युनिकेशन, ओबी ट्रेन पीपल टू क्लैरिफाई डाउट एंड नॉट एज्यूम थिंग, ठीक है। ओबी हमें हेल्प करता है कि हम की टीम जो है वो हम हेल्प करें कि हमारा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, लोगों को इतनी ट्रेनिंग दे, उनके बिहेवियर को इस तरह मोल्ड करें कि वो अपने डाउट को क्लियर करें और चीज़ों को एज्यूम ना करें। हम उनको कम्युनिकेट करें कि आपको चीज़ें एज्यूम नहीं करनी है, आपको देखना है कि असल में चीज़ क्या है। अगर आपको लगता है इफ़ एम्प्लॉय थिंग्स देयर बॉस इज एंग्री और उनको हेसिटेशन हो रही कि वो नहीं बोलेंगे, तो आपको एज्यूम नहीं करना है कि आपको लग रहा है बॉस एंग्री, हो सकता है वो एंग्री ना हो, ठीक है। तो ये वो भी आपको हेल्प करता है ये समझने में, समझाने में, ट्रेन करने में कि हमें जो भी बात करनी है, जो भी सुनना है, वो सिर्फ हम क्या सोच रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। मोस्ट वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट रियल, दे आर ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा वर्कप्लेस जो भी है, मोस्ट ऑफ द वर्कप्लेस जो भी है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रियल मतलब असल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बट वो कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से होता है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन या आप रिलेशनशिप में भी देखो बहुत सारी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या आपने गलत एज्यूम कर लिया, लाइक वो उनके पास तो टाइम नहीं है, ठीक है, भले ही हाँ टाइम नहीं है, भले ही वो सही में टाइम ना हो, बट हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है, हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, लड़ाई क्यों हो रही है, हमें एक्चुअल चीज़ नहीं पता है क्या है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं, हम मिसअंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाउ इट हेल्प इन ओबी, ओबी टीचर्स हाउ टू अंडरस्टैंड बोथ साइड परसेप्शन एंड रिजॉल्व द पीस इश्यूज पीसफुली। वो भी आपको बताता है, आपको सिखाता है कि आपको कैसे दोनों साइड्स को सुनना है, दोनों साइड के परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना है, जिससे आप जो भी फाइट है उसको पीसफुली क्या कर पाओ, रिजॉल्व कर पाओ। अगर ए को लग रहा है बी उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो भी हेल्प करेगा कि बी पहले देखे, रियलिटी चेक ले कि सही में इग्नोर कर रहा है या कोई और वजह है। ओके, नेक्स्ट है आपका हेल्प इन बेटर लीडरशिप, ठीक है। लीडर को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम, जिस टीम को वो लीड कर रहा है, वो कैसे चीज़ों को परसीव करती है, लाइक वो कैसे रूल्स को देखती है, वो कैसे फीडबैक को देती है, या वो कैसे एक वर्क प्रेशर को देखती है। बिकॉज एज अ लीडर आपको टीम को लीड करना है, और लीड करने का मतलब है आपको उनसे काम करवाना है, उनको बताना है, उनको फीडबैक देना अगर वो गलत कर रहे हैं, उनको रूल्स समझाने हैं। ऑफ कोर्स उनको काम डेलीगेट करोगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर भी आप उन पे डालोगे। तो वो भी कैसे हेल्प कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे हेल्प कर रहा है एक लीडरशिप को। अगर लीडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझता है, ठीक है, इसके जो टूल्स हैं, मेथड्स हैं, इसकी जो थ्योरी है उसको समझता है, तो वो ये समझ जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसको ये सिखा देता है कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना है। आपको ये समझना है कि जो पर्सन जिस परसेप्शन का है, ठीक है, उसको उसी तरीके से हैंडल करना है। अगर एक रूल, स्ट्रिक्ट रूल एक पर्सन को मोटिवेटिंग लग रहा है तो हमें उसको उसी तरीके से कन्वे करना है, और दूसरे को अगर वो कंट्रोलिंग लग रहा है तो हमें उसको ऐसे बातें घुमा के या थोड़ा अप्रिशिएट करके बोलना है जिससे उसको वो कंट्रोलिंग ना लगे, ठीक है। इससे ये भी होगा कि लीडर एम्पैथेटिक लगेगा कि वो लोगों की बातों को समझ रहा है, फेयर रहेगा, और उसकी लोगों के साथ बॉन्डिंग भी बनी रहेगी और लोग उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है।
तो ये हमने समझा कि कैसे लीडरशिप में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपको समझाता है, आपको ये हेल्प करता है कि लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। और अंडरस्टैंड कैसे करोगे? जब आपको पता होगा कि लोगों की पर्सनैलिटी क्या है और पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे बिहेवियर बदलता है, और वहाँ कैसे हम उसको टैकल करेंगे। लोगों का परसेप्शन क्या है और परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसे बदलता है, उसको हेल्प करता है आपको समझने में और उसके अकॉर्डिंगली अपने चीज़ों को प्लान आउट करने में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है। एक लर्निंग जो भी आप लोग सीखते हो या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय, मतलब एक इंसान जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। लर्निंग एक कहते हैं एक प्रोसेस है जो वूम से टूम तक जाती है, मतलब गर्भ से कब्र तक जाती है। आप चाहे जिस भी एज के पड़ाव में हो, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। जरूरी नहीं कि थ्योरी सीख रहे हो, बल्कि आप लाइफ लेसन्स भी लेते रहते हो, ठीक है। तो इन ओबी लर्निंग्स मीन्स चेंज इन बिहेवियर और थिंकिंग दैट हैपेंस ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग होती क्या है? लर्निंग मतलब आपके बिहेवियर, आपके सोचने के तरीके पे बदलाव आता है। जो क्यों होता है? जो या तो आपने कुछ प्रैक्टिस करी है या एक्सपीरियंस। कहते नहीं है हमने धूप में ही बाल नहीं सफ़ेद किए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्सपीरियंस गेन किया है। हमारी जो सोच है, जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसी क्यों है, वो इसलिए ऐसी है, वो थिंकिंग में चेंज इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ देखी है हमेशा, ठीक है। तो जैसे आप कभी कुछ सीख लेते हो, मान लो आप कार चलाना सीख रहे हो, तो इससे पहले तो आपको कार चलानी आती नहीं थी, तो आपका बिहेवियर क्या था कि आपको कार चलानी नहीं आती। बट सडनली आपने कार चलाना सीखा और आपके बिहेवियर में चेंज आया। चेंज क्या आया कि अब आप कार चला पा रहे हो। ये क्यों हुआ? ये प्रैक्टिस से हुआ और फिर धीरे धीरे चलाते गए, तो एक्सपीरियंस से। तो लर्निंग वही है, सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं होती है, बल्कि वो सारे तरीके जो जिसके थ्रू पर्सन अपनी स्किल्स को, अपने एक्शंस को, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है, वो सब लर्निंग होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का। लर्निंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प एम्प्लॉयज। ऑफकोर्स एम्प्लॉयज तो सीखेगा ही सीखेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को कैसे हेल्प करेगी? पहली बात, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर उसने कुछ स्किल सीखी तो वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, उसकी बैड हैबिट बदलेगी, उसके अंदर नई स्किल्स आएंगी और उसको ये तरीका आएगा कि कैसे कोई नई सिचुएशन आती है तो हमें अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना है। OB focus on how people learn at the workplace through training, observation, feedback and even mistakes. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम समझ रहे हैं बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो OB ये चीज पे फोकस करता है कि भाई बिहेवियर तो सीखने से भी तो आ रहा है ना, बदलेगा बिहेवियर आपका जब आप सीखोगे। तो कैसे लोग सीखते हैं काम में, तो अगर हमें ये पता होगा कि उनकी लर्निंग कैसे होती है तो हम उनके बिहेवियर को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के थ्रू होगी, कुछ देख रहे हो तो सीख जाओगे, फीडबैक मिला तो सीख जाओगे, इवन गलती करोगे तो भी सीख जाओगे। सपोज आपने कोई मिस्टेक करी है प्रिपरेशन को प्रेजेंटेशन बनाते समय और आपको फीडबैक दिया मैनेजर ने कि आपने ये गलती की है, आपने उसको ठीक करना है, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। दैट्स व्हाट, दैट्स लर्निंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय कैसे सीखता है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर सीखने वाला कैसे है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग होती कैसे? पहले तो ड्राइव, नीड, पहले आपके अंदर नीड आएगी कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। जैसे एक्सेल आपको नहीं आता, आपके अंदर नीड आएगी कि यार मुझे एक्सेल सीखना है क्योंकि मुझे इस जॉब में एक्सेल की नीड है। स्टिमुलस, देयर आर सिचुएशन दैट ट्रिगर लर्निंग, फिर एक सिचुएशन आएगी जो आपके इस लर्निंग को ट्रिगर करेगा। जैसे बॉस गिव यू अ टास्क दैट रिक्वायर्स एक्सेल, आपको मान लो पहले एक्सेल आता नहीं था और आपको लग रहा था कि मुझे इस जॉब के लिए एक्सेल चाहिए, फिर आपके सामने एक सिचुएशन आई कि बॉस ने आपको दे दिया कि आपको एक्सेल करना है, ठीक है, एक्सेल पे कोई प्रोजेक्ट दिया जिसमें एक्सेल का काम है, तो अब आपके अंदर एक ट्रिगर आएगा, मतलब एक कहते हैं कीड़ा काटेगा कि मुझे सीखना है अब। फिर आएगा रिस्पॉन्स, फिर आप एक्शन लोगे, आप इधर उधर ढूंढोगे कैसे सीखूं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखोगे या फिर किसी पर्सन के पास जाओगे, उससे सीखोगे, तो आप सीखोगे, एक्शन लोगे सीखने का। देन रीइंफोर्समेंट, फिर आप फीडबैक मिलेगा आपको, मान लो आपने फिर जो बनाई प्रेजेंटेशन या एक्सेल, तो फिर आपको आपके बॉस बताएंगे कि आपका कैसा रहा। फिर आप अगर अच्छा है और रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप मोटिवेट होगे और फिर सीखोगे, या फिर अगर फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हो, परसेप्शन वैसा है,
तो भी उसको आगे करोगे कंटिन्यू। तो ये हमने देख लिया प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरीज इन ओपी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कुछ लर्निंग थ्योरीज समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, तो इन थ्योरीज को भी देख लेते हैं। चलिए वन बाय वन। लर्निंग थ्योरी, हाउ पीपल लर्न बिहेवियर इन वर्क प्लेस। लर्निंग थ्योरी बताता है कि हमारा लर्निंग बिहेवियर क्या है काम के दौरान। तो पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पॉलोव। इवान पॉलोव ने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, जो ये कहता है कि हम एसोसिएशन के थ्रू सीखते हैं। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, चीज़ों को आपस में एसोसिएट करके सीखते हैं। इन्होंने कहा जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं, हैपन टूगेदर अगेन एंड अगेन, मतलब कि बैक टू बैक, जब दो चीज़ें होती हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उन्हें कनेक्ट कर लेता है। इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था कि जब बेल बजती है तो डॉग को फूड दिया जाता है। मान लो बेल बजाया, उसके बीच में बहुत कम सेकंड्स का गैप होता है, कि 2 to 4 सेकंड्स का गैप होता है, और तुरंत डॉग को फूड दे दिया, और डॉग के फूड देखते ही क्या हुआ, सेलिवेट हुआ, मतलब कि सलाइवा निकला, उसको लालच आया। फिर उन्होंने ये चीज़ बार बार डॉग के साथ रिपीट करी कि बेल बजाया, खाना दे दिया, बेल बजाया, खाना दे दिया, और सलाइवा निकला। फिर बाद में क्या किया, उसने बेल तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, बट देन भी डॉग के मुंह से क्या निकला, सलाइवा। वाई? बिकॉज उसने कनेक्ट कर लिया था इस चीज़ को कि बेल बजेगी तो खाना देंगे। मान लो बेल बजाई तो उसको लगा अब खाना आने वाला है। तो इन्होंने कहा कि हम एसोसिएशन के थ्रू लर्न करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को आप हर टाइम प्रेस कर रहे हो, जैसे ही वो टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसको लग जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और वो मोटिवेट हो जाता है बार बार उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे संबंध बना दिया है चीज़ों के बीच में कि अगर आपने अच्छा किया आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको लगेगा मैं अच्छा करूँगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। एवरी टाइम यू सबमिट अ रिपोर्ट, बॉस सेज गुड जॉब, सो आप कोशिश करते हैं मैं जल्दी सबमिट कर दूंगा, फिर बॉस मुझे गुड जॉब बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, इन्होंने बोला कि हम चीज़ों को एसोसिएट करके सीखते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्स मिल रहा है बार बार, तो हमें लगता है वही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा बार बार, और हम उसी से मोटिवेट होकर चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो ये थी इनकी थ्योरी। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। स्किनर भी एक है क्लासिकल, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। इन्होंने कहा हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू सीखते हैं। हमारा बिहेवियर बढ़ता है जब हम रिवॉर्ड पाते हैं, और डिक्रीज होता है जब हम पनिशमेंट पाते हैं। तो इन्होंने भी अपना तरीका दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को पहले देखो, अगर एम्प्लॉयज़ टास्क फिनिश कर लेता है जल्दी, आप उसको बोनस देते हो, तो बार बार वो इस बिहेवियर को रिपीट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा उससे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय लेट आता है, उसकी सैलरी कट कर देते हो, तो फिर वो लेट आना बंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है या हमें क्या पनिशमेंट मिलती है, हम उसके थ्रू भी सीखते हैं। ये भी याद रखना, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्कैनर के थ्रू है। इससे देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या हेल्प है कि एक मैनेजर या हम अगर स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, तो हम समझ जाएंगे कि लोग किस तरीके से सीख रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं और बार बार अच्छा बिहेवियर आ रहा है, तो हम उसी तरीके से उनका बिहेवियर मोल्ड करके काम करवाएंगे। और अगर हमें लग रहा है कि हमको पनिशमेंट दे रहे हैं और वो चीज़ जो गलत वो कर रहे हैं हम उसे कम करवा पा रहे हैं, तो हम उस तरीके से फिर काम करवाएंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्रू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कहता है कि हम सीखते हैं सोच के, समझ के और प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ह्यूमन डोंट जस्ट रिएक्ट, दे ऑब्जर्व प्रोसेस एंड मेक सेंस ऑफ सिचुएशन। ह्यूमन जो है वो धड़ल्ले से बस रिएक्ट नहीं कर देते हैं, पहले वो देखते हैं कि सिचुएशन है क्या, फिर सिचुएशन से सेंस लगाते हैं कि सिचुएशन का मतलब क्या है। ये थ्योरी ये बताती है कि एम्प्लॉयज़ कैसे सीखते हैं, चीज़ों को, जो भी सिचुएशन उनके सामने आई उसको समझ के, उसको एक्सप्लोर करके, उस पर क्वेश्चंस करके और उसका सोल्यूशन फाइंड करके। मान लो कि आपको कोई सॉफ्टवेयर है नया, वो चलाना नहीं आता, इंस्टेड कि आप वेट करो ट्रेनिंग के लिए, आप कोशिश करते हो मैं खुद ही ट्यूटोरियल्स देख लूँ, फिगर आउट कर लूँ खुद से कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू भी क्या करते हैं, सीखते हैं। लाइक कोई प्रॉब्लम आई, उसको हमने सॉल्व करने के लिए तरीके ढूंढे और हमने उसको सॉल्व किया, तो हम सीख गए कि हमें उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट टाइम कैसे सॉल्व करनी है। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है।
नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो ये कहता है कि हम सोसाइटी या आसपास के लोगों से सीखते हैं, उनको कॉपी करके, उनको ऑब्जर्व करके। जैसे एम्प्लॉयज ने लीडर या सीनियर्स या टीममेट को देखा कि मेरे सीनियर्स ऐसे काम करते हैं, तो फिर मैं वैसे ही काम करूँगा। अगर आपने देखा कि आपके मैनेजर हमेशा मीटिंग में, जो कि टफ मीटिंग है, हमेशा काम रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे कि हमारे सामने भी कभी कोई टफ मीटिंग आएगी, हम भी कामली उसको हैंडल करेंगे। सो गाइज, ये थी आपकी थ्योरी। और ये लर्निंग थ्योरी के हमने बताया भी कि जब आप समझ पाओगे कि पर्सन किस तरीके से सीख रहा है, लोगों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, पनिशमेंट रिवॉर्ड से सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, तो हम उसी तरीके से उसके बिहेवियर को गाइड करेंगे। तो जिस बिहेवियर वाली लर्निंग को एक्सेप्ट करता है, हम उसको उसी तरीके से सिखाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटिवेशन क्या है। ठीक है, मोटिवेशन समझेंगे। तो मोटिवेशन मतलब क्या है, इंटरनल ड्राइव जो एक पर्सन को पुश करती है कि वो एक्शन ले और अपने गोल्स को अचीव कर ले। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोले कि मोटिवेशन इज व्हाट मेक्स पीपल डू थिंग्स विद इंटरेस्ट एंड एनर्जी। मोटिवेशन वो है जो लोगों को ये बनाती है कि वो काम करें एनर्जी और इंटरेस्ट के साथ। ओबी में मोटिवेशन हेल्प करती है मैनेजर को ये अंडरस्टैंड करने में कि एम्प्लॉयज क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उनको किस तरीके से फोकस रखना है और उनको खुश रखना है और प्रोडक्टिव रखना है। मतलब अगर आपको पता है कि लोग क्यों काम कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, तो हमको जब ये तरीका पता हो जाएगा कि हर पर्सन किस तरीके से मोटिवेट हो रहा है, क्यों वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों वो फोकस हैं, तो हम उनको उसी तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, उसी तरीके से मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना हमेशा बेस्ट दें। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन। कहते नहीं हमारा मोटिवेशन अच्छा है या हमारा मोटिवेशन डाउन है, मतलब अंदर से नहीं आ रहा है, आपको पुश नहीं आ रहा है कि आप काम करो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इफ़ एन एम्प्लॉय वर्क लेट नॉट जस्ट फॉर मनी बट ऑल्सो फॉर बिकॉज दे लव लर्निंग, दैट्स मोटिवेशन फ्रॉम विद। अगर एम्प्लॉय देर तक काम करता है, इसलिए नहीं कि उसको पैसा मिल रहा है उस चीज़ से, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको पसंद है सीखना, तो ये होता है मोटिवेशन जो आपको अंदर से आ रहा है। बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं इसलिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको वो काम ही पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स क्या है मोटिवेशन का। पहला इंटरनल फोर्स, कि मोटिवेशन अंदर से आता है, जबरदस्ती नहीं लाओगे। गोल ओरिएंटेड होता है कि मोटिवेशन आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको पुश करता है कि आपको कुछ अचीव करना है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक बार ही नहीं होता है, बार बार आता है। ठीक है, एक बार आपने कोई गोल लिया, मोटिवेट हुए, कोई गोल लिया, अचीव कर लिया, फिर आप किसी और गोल के लिए काम करोगे, तो कंटिन्यूसली आप मोटिवेटेड रहते हो। ये है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है एक पर्सन को जो मोटिवेट कर रहा हूँ वो चीज़ दूसरे पर्सन को ना मोटिवेट करे। आपको जॉब में पैसा मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए, दूसरे पर्सन को उसका पैशन मोटिवेट कर रहा है, तो अलग अलग होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पीपल एक्ट टू गेन रिवॉर्ड एंड और अवॉइड पनिशमेंट, मतलब पॉजिटिव कैसे, लोग को रिवॉर्ड चाहिए इसलिए वो मोटिवेटेड है, और पनिशमेंट ना मिले इसलिए वो मोटिवेटेड है और काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, हाईली मोटिवेटेड पीपल जो हैं, जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो वो भी लिंक करता है मोटिवेशन को प्रोडक्टिविटी से। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं, उनके बिहेवियर में मोटिवेशन है, तो वो अच्छा काम करेंगे और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे, अदरवाइज डिमोटिवेटेड होके वो उसको छोड़ देंगे। लिंक्ड विद नीड सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन स्टार्ट होता है जब पर्सन को लगता है कि उसकी नीड है या डिज़ायर है जिसको पूरी करनी है और उसके लिए उसे काम करना है। अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो फिर वो अंदर से मोटिवेट होके करेगा काम। ठीक है, सेटिस्फेक्शन से, और सेटिस्फेक्शन मिलना मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ किया तो जिस चीज़ के लिए किया है तो आप चाहोगे कि वो आपको मिले और आप सेटिस्फाइड हो जाओ। इसमें हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी समझेंगे कि क्या होती है, तो मतलब काफ़ी मोटिवेशन की थ्योरी हम वन बाय वन समझने वाले हैं अभी। तो पहले हम मैस्लो वाली देख लेते हैं, उसके बाद हम बाद की थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दी कि हर इंसान की अलग अलग लेवल ऑफ नीड्स होती हैं, और वही जो नीड्स है उसकी, जो अलग अलग लेवल की नीड है, वो उसको मोटिवेट करती हैं कि वो काम करे। और इन्होंने ये भी कहा कि हर नीड एक मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी होती है। जब आप पहली कर लोगे तब आप दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे एंड देन टॉप पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले टॉप वाली करोगे एंड देन नीचे वाली बाद में आएगी, नहीं। इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इन्होंने दिया कि उस तरीके से इंसान जो है वो अपनी नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है, तो अब देख लो इसको क्या है यहाँ पे पॉइंट्स। मैस्लो ने 5 लेवल ऑफ नीड दिए जो टॉप टू बॉटम जाती हैं। ठीक है,
टॉप टू बॉटम जाती है। इस तरीके से बना लेना 5 और 5 में अपने स्टेप जो है वो ये लिख देना। ठीक है, पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, दैट इज बेसिक नीड। एक इंसान सबसे पहले शुरुआत करता है अपनी बेसिक नीड से। ठीक है, मान लो आप एकदम सड़क पे आ गए, आपकी बेसिक नीड क्या होगी कि आपको खाना मिल जाए, आपके ऊपर छत हो और आपके पास कपड़े हो और आप सो जाओ सुकून में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज जो हैं जो इस नीड पे होते हैं वो बेसिकली यही चाहते हैं कि उनको इतनी डिसेंट सैलरी मिल जाए कि वो बेसिक नीड्स को क्या कर लें, पूरा कर लें। ठीक है, और अगर ये पूरी नहीं होती है तो वो काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें देखना होगा एज अ मैनेजर, अगर हम उनके बिहेवियर को देख रहे हैं तो हमें देखना होगा कि वो किस लेवल ऑफ नीड पे है और क्या उस जॉब से उसकी वो लेवल ऑफ नीड पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। क्योंकि हो पा रही होगी तो वो अपना बेस्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन में और पॉजिटिवली बिहेव करेगा, नहीं हो पा रही होगी तो वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मीन्स सिक्योरिटी नीड। एक बार आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई, अब आप जाओगे सिक्योरिटी नीड पे कि मुझे अब चलो मेरे पास रोटी कपड़ा मकान है, अब मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि ये चीज़ तो मेरे साथ रहेगी ना, प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे वो फिजिकली स्टेबिलिटी हो चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वांट जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशन, हेल्थ इंश्योरेंस, क्लियर पॉलिसीज एंड स्टेबल कंपनी। एक एम्प्लॉयज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या चाहते हैं, अगर उनकी बेसिक नीड पूरी हो गई तो वो यही चाहते हैं कि उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिले, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन मिले, मतलब सेफ्टी उनकी हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि उसकी जॉब चली जाएगी तो वो काम में बेस्ट नहीं दे पाएगा, वो स्ट्रेस्ड बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोशल नीड। सोशल नीड क्या होती है, जहाँ पे आपको पहली नीड तो हो गई रोटी कपड़ा मकान, दूसरी होगी कि हाँ सेफ्टी है, रहेगा, ठीक है, स्टेबल हो। नेक्स्ट आता है सोशल नीड। आप चाहते हो कि लोगों के साथ मेरा कनेक्शन हो, मैं ग्रुप से बिलोंग करूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। ठीक है, और आपको पता है ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग है, तो उनको तो चाहिए कि हमें ग्रुप में रहें, हमें लोगों से घिरे रहें, लोग हमारे दोस्त हों, हमसे कोई पूछे हालचाल ये वो। तो जैसे एम्प्लॉय है उसको फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, टीम चाहिए, तो हम देखेंगे कि अगर एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव कर रहा है, हम देखेंगे उसकी सोशल नीड पूरी हो रही है नहीं। अगर उसको बुली किया जा रहा है, उसको लेफ्ट आउट कर दिया जा रहा है, टीम में उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको भाव नहीं दे रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा वो इसलिए ही मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए वो डिमोटिवेटेड बिहेवियर रख रहा है। स्टीम नीड होती है मतलब रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि इसके बाद एम्प्लॉय को लगता है कि लोग मुझे इज्जत दें, ठीक है, मुझे जाने, मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे प्रमोशन मिले, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिले, जिससे लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अपना एफर्ट डालना बंद कर देगा। तो ये होती है स्टीम नीड। नेक्स्ट लास्ट नीड पे आता है इंसान जो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये हाईएस्ट लेवल नीड है। यहाँ पे पर्सन चाहता है कि वो ग्रो करे और जिसका फुल पोटेंशियल है वो उसको यूटिलाइज करे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में गिविंग एम्प्लॉय फ्रीडम टू इनोवेट, लर्न न्यू थिंग, लीड प्रोजेक्ट और कंट्रीब्यूट आइडिया। मतलब आपने उनको इतना ये दिया कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया लाएं, कुछ इनोवेशन करें, प्रोजेक्ट्स को लीड करें। ठीक है, तो एम्प्लॉय यहाँ पे इस लेवल पे एम्प्लॉयज आके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ मनी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो पैशन है उसको वो पूरी तरीके से फुलफिल कर ले और उसमें अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो ये है। तो आप अगर समझ जाओगे कि कौन सा पर्सन किस लेवल ऑफ नीड पे है, किस लेवल पे है, तो हम उसको उसी तरीके का सपोर्ट दे पाएंगे और उसी तरीके से उसको मोटिवेट कर पाएंगे। फिर आती है आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये बहुत ही आसान थ्योरी है ये भी, कि ये डॉगल्स मैकडॉगल ने दी। इन्होंने बताया कि मैनेजर कैसे सोचते हैं एम्प्लॉय के बारे में। ठीक है थ्योरी एक्स की एक मैनेजर सोचता है कि मेरे एम्प्लॉयज क्या है, लेजी हैं। मतलब मैनेजर सोचता है कि लोग काम नहीं करते हैं जब तक उन पे प्रेशर ना डालो। ठीक है, तो वो चेक करता रहेगा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं स्ट्रिक्ट रूल सेटअप कर दूँ कि मेरे एम्प्लॉय काम करें। उसको फियर रहता है, ठीक है, कि काम हो जाए, इसलिए वो स्कोल्ड करता है, डेडलाइन दे देता है और एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं करता है। तो इन्होंने बोला कि दो तरीके के मैनेजर होते हैं। एक जो एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है मेरे एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देते हैं, वो लेजी नहीं है। और एक जो ये सोचता है कि मेरे एम्प्लॉयज लेजी हैं और लेजी हैं तो मुझे उन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा, स्ट्रिक्ट होकर अपना काम करवाना होगा। एक बॉस हर 10 मिनट बाद चेक करता है काम हुआ, कब तक होगा, क्योंकि उसको लगता है कि उसके एम्प्लॉय सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं। तो इस तरीके के मैनेजर जो ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ लेजी हैं, वो उसको उसी तरीके से मोटिवेट करेंगे, पनिशमेंट देके, उनको चेक करके, उनको डेडलाइन देके कि वो काम कर डालें।
ठीक है। थ्योरी वाई कहता है कि एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर सोचता है कि मेरे एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है, लोग जो अपना काम करना पसंद करते हैं तो वो भरोसा करता है, उनको फ्रीडम देता है, उनकी बातें सुनता है और उनको हेल्प करता है कि वो ग्रो करें। जैसे बॉस बोलता है कि मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगे, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, क्योंकि उसको बिलीव है कि मेरे एम्प्लॉयज मुझे बेस्ट वर्क देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कैसे ये हेल्प करती है कि हमें ये समझ में आता है कि क्यों कुछ बॉस स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनकी थ्योरी ही है एक्स पे बेस्ड, और क्यों कुछ फ्रेंडली और ट्रस्टिंग है। तो मैनेजर की थिंकिंग स्टाइल भी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है। तो मैनेजर कैसे सोचते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, वो भी उनके बिहेवियर पे, उनके परफॉर्मेंस पे असर डालेगी। नेक्स्ट आते हैं आपकी व्हाट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये थ्योरी हर्जबर्ग ने दी है। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी कंटेंट मतलब वीडियो बहुत लॉन्ग जा रही है तो आप ब्रेक ले सकते हो और उसके बाद दोबारा से इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है व्हाट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। हर्जबर्ग ने ये थ्योरी दी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। इन्होंने कहा कि 2 फैक्टर होते हैं जो आपकी मोटिवेशन को और जॉब सेटिस्फेक्शन को काम में असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर वो है जो आपको खुश करता है और दूसरा फैक्टर वो है जो आपको दुखी होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो 2 फैक्टर कौन से हैं, एक है मोटिवेटर और एक है हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर इन्होंने कहा वो चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय को खुश करते हैं, एक्साइटेड करते हैं और काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये कहाँ से आता है, ये अंदर से आता है। जैसे कि अगर उसको प्रेज मिल रहा है तो वो प्राउड होगा, उसको प्रमोशन मिल रहा है वो खुश होगा, वो इंटरेस्टिंग काम मिल रहा है तो वो बढ़िया से मोटिवेटेड होकर करेगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप एज अ मैनेजर, एज अ पर्सन, एज ए मैनेजर ऑफ कोर्स, अगर आप देखते हैं कि मेरे जो लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, अगर उनको चैलेंजिंग या प्रेज किया जा रहा है तो आप उनको उसी तरीके से क्या करो, मोटिवेट करो, ठीक है। विद मोटिवेटर यू फील ये जॉब अच्छी है, मजा आ रही है। और अगर मोटिवेटर नहीं होगा, अगर आप उनको प्रेज नहीं कर रहे हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, प्रमोशन नहीं दे रहे हो, तो उनको लगेगा ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज को अनहैप्पी या इरिटेट होने से बचाते हैं, ठीक है। ये आपको मोटिवेट नहीं करते लेकिन आप डीमोटिवेट ना हो इससे आपको प्रिवेंट करते हैं। लाइक सैलरी, अगर आपको सैलरी सही नहीं देंगे तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको खुशी नहीं होगी, आपको लगेगा कि ऐसा बेकार सा चीज़ है। रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे, आपको मज़ा नहीं आएगी। कलीग्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगी। तो हाइजीन फैक्टर उन्होंने कहा वो फैक्टर होते हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट तो नहीं करते लेकिन उसको अनहैप्पी और इरिटेट नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर से आपको लगता है यू फील ओके, सब ठीक है, बढ़िया है। अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होंगे, मतलब चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, तो आपको लगेगा ये जगह बकवास है। ये हेल्प करता है वो भी कोई समझने में कि एम्प्लॉय को हमें खुश रखना है, मोटिवेटेड रखना है और डीमोटिवेट नहीं होने देना है। तो उनको वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा देना है, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है, ठीक है, उनके रिलेशंस का ख्याल रखना है, उनकी सैलरी का ख्याल रखना है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको उसी अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे। व्रूम की लास्ट एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम समझेंगे। वेक्टर व्रूम ने हमें एक थ्योरी दी है, ये भी मोटिवेशन थ्योरी में ही आएगी। इन्होंने कहा कि लोग मोटिवेटेड फील करते हैं ओनली व्हेन दे बिलीव, जब उनको बिलीव होता है कि जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं वो उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी और उस अच्छी परफॉर्मेंस से उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड उनके लिए मैटर भी करेगा। तो इन्होंने कहा मोटिवेशन मतलब होता है कि हाँ मुझे बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे बिलीव है जो मैं करूँगा उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और जो रिवॉर्ड मुझे मिलेगा उस रिवॉर्ड की मेरे लाइफ में वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी ये जाएगा। अगर इसमें एक भी ज़ीरो हो गया तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ से मेरे जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, आपने जैसे आपको लगा कि मैं ये बिलीव ही नहीं हो तो मैं ये कर पाऊंगा, तो फिर ना तो रिवॉर्ड मिलेगा ना ही उस रिवॉर्ड की केयर होगी। आपको लगता है मैं बिलीव है आप कर सकते हो लेकिन आपको उस चीज़ के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो ज़ीरो है, तो फिर आपको जब रिवॉर्ड नहीं मिले तो आप केयर क्या करोगे उस चीज़ की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मोटिवेशन ही ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी मतलब कि आपको लगता है कि अगर मैं ट्राई करूँगा कोशिश तो ये मुझसे हो जाएगा, ठीक है। एक पर्सन का बिलीव जिसको लगता है कि एफर्ट्स अगर मैं करूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे रिया है, उसको एक न्यू मार्केटिंग प्रोजेक्ट दिया गया है, वो बिलीव करती है कि उसके अंदर वो स्किल है, टाइम है, सपोर्ट है, जिससे वो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगी। तो ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी क्योंकि उसको बिलीव है कि वो कर लेगी, ठीक है। बट अगर उसको एक ऐसी डेडलाइन सेट कर दी जो अनरियलिस्टिक है और वो कंफ्यूज है टास्क को लेके, तो फिर वो मोटिवेट नहीं होगी क्योंकि उसको
एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा, अपने से उम्मीद ही नहीं कि वो उस काम को कर पाएगी क्योंकि वो कंफ्यूज है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती हूँ सक्सेसफुली तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर उसको पता है क्या होगा कि बोनस मिलेगा अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे, और वो मैनेजर पे ट्रस्ट कर रही है तो वो, और कंपनी उसका प्रॉमिस भी पूरा करी तो वो मोटिवेटेड रहेगी, हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर रिवॉर्ड डिले हो गया या डिनाई हो गया तो फिर वो कभी भी कोई हार्ड वर्क नहीं करेगी। बैलेंस वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जो भी रिवॉर्ड उसको मिला उसकी उसकी नज़र में क्या वैल्यू है। मान लो उसको कैश बोनस मिला या वर्क फ्रॉम होम डेज मिला तो वो एक्साइटेड हो जाएगी कि उसने जो उम्मीद करी थी मैं कर सकती हूँ और जो किया ये सोच के कि रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड की वैल्यू है तो सही है। लेकिन अगर उसको सिर्फ लगा कि मुझे तो सिर्फ थैंक यू मेल और कॉफ़ी मग मिलेगा तो फिर वो एफर्ट्स जो उसने किया उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मोटिवेशन आता है जब आपकी एक्सपेक्टेंसी भी हो, इंस्ट्रूमेंटेलिटी भी हो और बैलेंस भी हो। अगर उसको बिलीव है रिया को कि उसको वो काम कर सकती है, वो जो रिवॉर्ड है उसको भरोसा है कि उसको मिलेगा और वो रिवॉर्ड उसके लायक भी है, उसको मदद भी करेगा उस रिवॉर्ड में, तो फिर वो मोटिवेट हो जाएगी। अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है ओबी को ये डिसाइड करने में कि मैनेजर ये समझे कि कुछ एम्प्लॉयज़ अपना 100% देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ऑफ देयर बिलीव इट, और ऑल्सो बिकॉज उनको रिवॉर्ड पे ट्रस्ट नहीं है या रिवॉर्ड जो मिलना है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इट हेल्प कंपनी डिज़ाइन बेटर इंसेंटिव, तो वो कोशिश करेगी कंपनी समझने के बाद कि वो ऐसा रिवॉर्ड रखे जो हमारे एम्प्लॉय की वैल्यू में ऐड करे, ठीक है, वो उसके लिए वैल्यूबल हो। लर्नर लर्न टू बिल्ड ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिल्ड करना करते हैं क्योंकि अगर वो ट्रस्ट कर रहा है कि रिवॉर्ड मिलेगा तो आप रिवॉर्ड दो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत दो उसके माइंड में कि जो अनरियलिस्टिक हो, और अवॉर्ड ऐसा दो जो उसके लिए एक्चुअली मैटर करे, बिकॉज तभी आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे। ठीक है गाइस, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है आपकी पूरी थ्योरी जो भी थी इस यूनिट की। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।